नमस्कार. आपल्या संविधानाच्या निर्मितीच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्तानं आयोजित करण्यात आलेलं संसदेचं विशेष अधिवेशन नुकतंच संपन्न झालं. आपणापैकी अनेकांनी अधूनमधून का होईना त्यातील काही भाषणं ऐकलेली असतील. मी सुद्धा ऐकली, बरीच भाषणं ऐकली. परंतु हल्ली संसदेचं नियमित अधिवेशन असो किंवा अशा प्रकारची विशेष अधिवेशनं असोत, ती ऐकताना एक बाब सतत जाणवत राहते की देशाच्या हिताच्या दृष्टीनं त्यामध्ये काही महत्त्वाचं घडलं, काही विधायक कृती झाली, काही सकस आणि दर्जेदार नाविन्यपूर्ण असं काही ऐकायला मिळालं, असं होताना दिसत नाही. लोकसभेमध्ये आपले एकूण 543 खासदार आहेत. राज्यसभेमध्ये 245 खासदार सध्या आहेत. सर्व पक्षीय अपक्ष असे सगळे पकडून म्हणजे एकूण 788 खासदार. परंतु यापैकी अगदी हाताच्या बोटांवरती मोजता येतील इतकेच खासदार दोन्ही सभागृहातील उत्तम कामगिरी करताना दिसतात. हे चित्र काही फारसं चांगलं आहे असं नक्कीच म्हणता येत नाही. खुद्द आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं संसदेतील जवळपास प्रत्येक भाषण अर्धा वेळ पंडित नेहरूंवरती टीका करण्यात आणि अर्धा वेळ काँग्रेस पक्षावरती टीका करण्यामध्ये संपून जातं. आपण या देशाचे पंतप्रधान होऊन आता जवळपास 11 वर्ष लोटलीत. हा बराच मोठा काळ झाला, जवळजवळ एक तप होईल आता. आणि त्यामुळे आता आपण या 11 वर्षांमध्ये स्वतः काय केलं आणि पुढे आपण काय करणार आहोत या देशासाठी ते आपण सांगायला हवं संसदेमध्ये. याची जाणीवच मोदींना असल्याचं दिसत नाही. 1964 साली निधन पावलेल्या म्हणजे आता 60 वर्ष झाली त्यांच्या निधनाला, त्याच पंडित नेहरूंवरती सतत टीका करत राहणं एवढंच मोदी करतात. गृहमंत्री अमित शहा सुद्धा पंडित नेहरूंची अर्धवट संदर्भ, तोडमोड केलेली वाक्य सभागृहामध्ये सांगून सगळा विपर्यास करीत राहतात. आरक्षण, काश्मीर आदी विविध मुद्द्यांवरती आजवर अमित शहा यांनी वारंवार संसदेमध्ये असत्य कथन केलेलं आहे. अगदी काल सुद्धा त्यांनी तेच केलं. ज्या पक्षाचे 2 प्रमुख नेतेच सर्वोच्च सभागृहाचा वापर अशा पद्धतीने करतात, तिथे त्यांच्या पक्षाचे मग बाकीचे दुय्यम तिय्यम लोक त्या संबित पात्रासारखे वगैरे आणखीन वेगळं काय करणार. ज्या हाताच्या बोटावरती मोजण्या इतक्या चांगल्या खासदारांचा मी सुरुवातीला उल्लेख केला, त्यामध्ये प्रामुख्यानं तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. केवळ महुआ मोइत्रा या एकट्याच नव्हेत, म्हणजे त्या तर नेहमीच अगदी सडेतोड विषय करतात, चिरफाड करून टाकतात सगळी. परंतु तृणमूलचे अन्य काही खासदार सुद्धा देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचा वापर अतिशय प्रभावीपणे करतात. आम आदमी पार्टीचे, आप पार्टीचे खासदार सुद्धा अतिशय उत्तम प्रकारे विषयाची मांडणी करतात. केवळ एकटे संजय सिंहच नव्हे तर अन्य खासदार सुद्धा त्यांचे. आरजेडीचे बिहारमधून येणारे प्राध्यापक मनोज कुमार झा यांना ऐकणं म्हणजे तर खरोखरच पर्वणी असते. संविधानावरती बोलताना त्यांनी कालसुद्धा राज्यसभेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित नेहरू यांच्याविषयी जे भाष्य केलं, जी उदाहरणं दिली, ते नेहमीप्रमाणेच अप्रतिम होतं. काँग्रेसच्या खासदारांनी खरं म्हणजे या मनोज कुमार झा किंवा संजय सिंह यांच्याकडनं शिकायला हवं. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा कोणत्या परिस्थितीमध्ये होता आणि कशा प्रकारच्या सगळ्या भीषण परिस्थितीवरती मात करून पंडित नेहरूंनी या देशाच्या विकासाचा पाया घातला, हे तुम्ही लोक आज समजू सुद्धा शकत नाहीत. पण किमान त्यांनी घातलेल्या त्या मजबूत पायावरती आणि त्यावर त्यांनीच त्यांच्या हयातीत चढवलेल्या वरच्या 1-2 मजल्यांवरती आता तुम्हाला बाकीचे वरचे मजले चढवायचेत हे तरी लक्षात ठेवा. तुलनेनं तुमच्यासाठी अतिशय सोपं काम ठेवलंय नेहरूंनी तुम्हाला. कारण कोणत्याही इमारतीचा पायाच महत्त्वाचा असतो, तो भक्कम लागतो आणि तो घालणारे पंडित नेहरू होते हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे नसेल त्यांचा तुम्हाला सन्मान करायचा तर नका करू, परंतु किमान त्यांना विलन तर ठरवू नका या देशाचे. अगदी रोखठोकपणे प्राध्यापक मनोज कुमार झा यांनी काल नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना सुनावलं. तुम्ही सर्वांनी आवर्जून ऐकावं असं ते पूर्ण भाषण आहे म्हणून तुम्हाला ऐकवतोय. फार मोठं नाही, फक्त एक 10-12 मिनिटाचंच आहे. जरूर ऐका, तुम्हाला प्रचंड आवडेल ते. आणि हो, भाषण संपल्यावरती पुन्हा नेहमीसारखं मी सांगायला येणार नाही. त्यामुळे आत्ताच आवाहन करून ठेवतो, विनंती करतो तुम्हा सगळ्यांना, आपलं अभिव्यक्ती चॅनल सबस्क्राईब केलेलं आहात का तुम्ही? नसेल केलं अजूनही तर प्लीज आता लगेचच करा. केलंत का? नक्की? मग ठीक आहे. आता ऐका मनोज कुमार झा यांचं कालचं संसदेतलं छोटंसं परंतु अत्यंत महत्त्वाचं भाषण. माननीय सभापति महोदय, अच्छा है हम सब संविधान पे बात कर रहे हैं. उस सदन में भी हुई, इस सदन में भी तमाम साथियों ने
संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया, और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां, मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली, आप 2nd 3rd फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने 1st फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सर माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाजपा के कई साथी, और चूंकि ये संविधान की
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर मैंने विस्तार से अध्ययन किया है, नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा, तमाम साथियों ने। सर कई तरह के उस पर विचार थे, लेकिन डोमिनेंट विचार था कि इसको रखो, किसी दिन वक्त आएगा इस पर बात होगी। सर 44 आर्टिकल जो कि ड्राफ्ट में 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रिवेशन का जन्म हो रहा है। 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39C। वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में कि वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। ये नहीं होना चाहिए। अब सर मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से एक आध डेथ हो चुकी होगी, सीवर में उतर करके। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें, वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ हैं में नहीं आते, ये हमारे हिस्सा नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। हाँ, ये अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ी नुमा पदानुक्रम में वो नीचे आते हैं, तो उनके उन पर गौर थोड़ा हम कम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है, फ्री के बाद डॉम नहीं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब में था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सरजिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, एक मिनट आप, मैं मेरा टाइम पॉज कर दीजिए, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। मैम चेयरपर्सन, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। मैम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी यहां बोल रहा हूं, मूलवासी बचाओ संघ मंच है छत्तीसगढ़ में, अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो, किसान विरोध करे, देशद्रोही है, विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा तो आप कहोगे नक्सली है। अब मैम चेयरपर्सन, एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं पीड़ा साझा करता हूं बांग्लादेश में जो हो रहा है, साझा करता हूं पीड़ा। 71 के बारे में पढ़ा था, अभी देख रहा हूं, लेकिन मैम मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूं। नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी नोआखली में दर दर भटक रहे थे, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मैलिटी, वो दौर था। उन्होंने एक बात कही थी, आज का दक्षिण एशिया है जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश निकला है,
हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है। हम बड़े भाई वाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बाकी में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, संविधान तक नहीं आया। लेकिन हम अपनी अकलियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम कह पाते बांग्लादेश को लर्न फ्रॉम अस, टू पाकिस्तान लर्न फ्रॉम अस, दिस इज हाउ वी ट्रीट। लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड अगर उसमें कमियां रहती है, मैं Sit down. Sit down. Sit down. Ma'am, chairperson, my time should be paused. Down. My time should be paused. My time should be paused. My time should be paused. Honorable members. मैम, एक चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं। टू व्हाट जवाहरलाल जी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा, और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं, कि आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो 5000 साल का अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अभिभूत भी हूं, लेकिन मेरी चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं अपने साथियों के साथ। और देन ही मेंशन्ड ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। मैंने इस सदन में एक दिन कहा था कि 1789 के रेवोल्यूशन के बाद जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आया, जवाहरलाल जी ने कहा तब के बादशाह ने वहां कमरे बंद करवा दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठ सकती है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से बरामदा, और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और ओथ लिया। उसको कहते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। उन्होंने क्यों यह उदाहरण दिया कि हमारी डेमोक्रेसी में भी कभी इस तरह के चैलेंज आ जाए तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी। संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी, वो इबारत देखेगी। और इबारत में फर्क है। मैम, अब मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर विस्तार से बोलूंगा जिस दिन अगर आया, अगर सिलेक्ट कमेटी को गया तो अलग बात है। लेकिन मैम, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूं, कई दफा क्या होता है जब आप कोट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि सेमी कोलोन के बाद किसी को कोट मत करो, उसको हम लोग कहते हैं पुअर साइटेशन, कि किसी को कोट किया। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैम 30 सेकंड में, कि मार्क्स ने कहा रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस, ऐसा कभी नहीं कहा मार्क्स ने। वो सेमी कोलन के बाद का एक सेंटेंस था। उन्होंने ये कहा इज द साय ऑफ द ऑप्रेस्ड, लेकिन सेमी कोलन के बाद का उठा करके कहा रहे रिलीजन के तो खिलाफ थे कार्ल मार्क्स। तो उसी तरह से साइटेशन के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वन नेशन की वो साइकिल टूटी थी। वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल मिड 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है, हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then it won't it undermine the idea of will of the people? मैं समझता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो और तभी जा करके एक Kindly conclude. बस अभी तो 33 सेकंड लिया है, 1 मिनट और दे दीजिए। मैम चेयरपर्सन, तारतम्य तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अपनी एक बात कह के खत्म करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपने का एक छोटा किस्सा। क्लासरूम में बैठे हुए थे सबसे पीछे, शिक्षक ने कहा, चूंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आओ इसको हल करो। ज्यों ही वो बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने कास्ट हिंदू अपर कास्ट के लोग थे वो दौड़ के बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा ये पोल्यूट हो जाएगा। मैम, आज वो मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन पोल्यूशन प्यूरिटी की नई मान्यताएं आ गई हैं, एक्सक्लूजन की नई मान्यताएं आ गई हैं। और आखिरी में ऑस्विज एक जगह थी पोलैंड में, जहां जिसको सिर्फ गैस चैम्बर से मत समझिए, ऑस्विज के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम ना सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, पूरी दुनिया ने। तो ये नफरत, घृणा, इस पर लगाम लगे ना तो हर मोहल्ले में ऑस्विज होगा। और आखिर में मैम, मैं आज जद पे अगर हूं, निशाने पे, मैं आज जद पे अगर हूं तो बदगुमान न हो।
चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। शुक्रिया मैम, जय हिंद।